अक्सरियत खो चुका है, बुज़दिल की तरह भाग रहा है। पाकिस्तान में सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान रैली करेंगे। इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने पद को छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन इससे पहले वो एक महारैली अपने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर करते हुए नजर आएंगे। इमरान खान आज इस्तीफे का ऐलान अपनी रैली में कर सकते हैं, यह आशंका यहां पर जताई जा रही है। दरअसल पूरी तरह से दबाव इमरान खान पर जिस तरह से बनता हुआ नजर आया पाकिस्तान के सियासी लहजे से, उसके बाद आज अपनी इस रैली में इमरान खान प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और सत्तारूढ़ के जिस तरह से 50 मंत्री अविश्वास प्रस्ताव के दौरान गायब भी नजर आए, उसने भी यह बता दिया कि उनके अपने खेमे के लोग भी अपने साथ यहां पर नहीं हैं। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ वहां के पत्रकार आदिल सरफराज मौजूद है। सरफराज साहब, क्या कुछ पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त आज नजर आ सकता है? एक सबसे बड़ा उथल पुथल कितने हद तक यहां पर दिखाई देगा आज इस रैली के जरिए? जी, आज की रैली काफी इंपॉर्टेंट है और इसको सिग्निफिकेंट कहा जा रहा है जो सियासी हलके हैं उनमें, क्योंकि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त जुटी पड़ी है इस पूरे रैली को कामयाब और नंबर्स को यहाँ पर इकट्ठा करना, क्योंकि उन्होंने मिलियन यहाँ पर लोगों का कहा आएंगे और कई लोग यहाँ पर मुख्तलिफ जो मुल्क के हिस्से हैं पाकिस्तान के, इनसे भी लोग यहाँ पर आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी, और काफी बड़ा यहाँ पर जो क्राउड है वो इकट्ठा हो सकता है। प्रधानमंत्री है वो अहम ऐलान भी यहाँ से करने जाते हैं। हमारे सूत्रों के अनुसार के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, हो सकता है कि उनसे इस्तीफा ले लिया जाए और प्रधानमंत्री जो है अपना इस्तीफा नहीं देंगे, और ये भी मुमकिन है कि वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी ना लें और अपनी जो गवर्नमेंट है या जो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ अपोजिशन ने इस दफा दायर की है उसके आगे से उसके रास्ते में रुकावट ना बने। लेकिन ये जो आज का क्राउड है, जो आज का जलसा है, इसमें आज इमरान खान का मालूम हो सकेगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। और क्योंकि इमरान खान को अगर आप देखें तो वो हमेशा एक जज्बाती लहजे के अंदर और जज्बाती अंदाज में फैसले भी करते हैं। मुमकिन ये है कि वो आइंदा जो इलेक्शन है उसकी तरफ जाने का आज इशारा भी दे दें, ऐलान भी कर दें, और उन्होंने काफी हद तक अपना जो उनका वोटर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, उसको काट भी कर लिया है कि वो उनके साथ ज्यादती की जा रही है। जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि अपोजिशन जमातों को चोर डाकू और क्या कुछ प्रधानमंत्री की जानिब से, तो मुमकिन ये है कि जो उनके वोटर्स हैं क्योंकि वो उनके साथ हैं, तो वजीर आजम इमरान खान अब अर्ली इलेक्शन की जानिब भी जा सकते हैं, ये माना जा। थोड़ी सरफराज साहब यहाँ पर डिटेल चाहेंगे कि कब ये पूरी रैली होने वाली है, कब तक इसकी पूरी बड़ी तस्वीर पाकिस्तान के सियासी लहजे से सामने आ जाएगी, और साथ ही साथ आज जो जलसा नजर आएगा, जो विरोध की लहर नजर आ रही है इमरान खान के खिलाफ, क्या वाकई इस जलसे से उनका जज्बा बढ़ता नजर आएगा? जी बेशक, और यही वजह है कि इमरान खान है क्योंकि कल इस्लामाबाद के अंदर ही JUI पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने भी जलसे का ऐलान कर रखा है। और मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े मंजबे के साथ, बड़े गिरोह के साथ इस्लामाबाद में कल दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने एक धरना दे दिया है इस्लामाबाद के अंदर ही। एक जो शाह है उसके ऊपर उन्होंने धरना दे रखा है और 28 मार्च को वो यहाँ पर जलसा करेंगे। इमरान खान का जलसा जो है वो अब से कुछ शुक्रिया सरफराज जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको इमरान खान के खिलाफ मोर्चेबंदी करने वाले नेताओं से मिलवाते हैं। किन किन नेताओं ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चेबंदी की है। अब आप देखिए, इमरान के खिलाफ मोर्चेबंदी में मरियम नवाज का नाम सामने आता है। इसके अलावा शहबाज
शरीफ का नाम सामने आता है, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, ये वो नाम हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ मोर्चेबंदी की हुई है और उनकी कुर्सी खतरे में पड़ी। आज जो रैली होने वाली है उसमें अहम ऐलान कर सकते हैं। तो ये चक्रव्यूह रचा गया है इमरान के खिलाफ, जिसमें वो चारों खाने चित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इमरान खान ने कहा था कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, यानी कि वो हार नहीं मानेंगे, लेकिन एक अहम रैली होने वाली है। और ये आप देखिए, इसमें सबसे बड़ा नाम है शहबाज शरीफ का, जिन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा संभाला और आगे वो बढ़ते चले गए। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटिंग होगी, जिन्होंने बगावती रुख अपनाया हुआ, ये वो नेता है जिन्होंने बगावती रुख अपनाया हुआ था। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शरीफ परिवार के पाकिस्तान को लूटने के दिन खत्म हो गए। तो वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इमरान खान पर जमकर पलटवार किया। चुआ नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था, बड़े बड़े उसने बयान दिए कि जी यूरोपियन यूनियन की इमरान को तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ, वो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है, बुज़दिल की तरह भाग रहा है। मैं तो इसको खान नहीं कह सकता, खान तो बहादुर होते हैं। तो वो चैलेंज करते थे कि आया तो मैं एतमाद पेश करो, और जब हमने पेश किया है तो इमरान भाग रहा है। मईशत पे आपसे झूठ बोला, खारजा पॉलिसी पे आज तक आपसे झूठ बोल रहा है। आप झूठ कहने बंद करो, वरना जो खातून अव्वल का करप्शन है हम मुल्क और कौम के सामने लेकर आएंगे। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पाकिस्तान संसद का ये पूरा गणित समझाते हैं। आपको दिखाते हैं कि इमरान खान की कुर्सी जाती हुई आखिर क्यों नजर आ रही है और इमरान खान बहुमत से कितना दूर नजर आ रहे हैं। इस पूरे सियासी गणित को अब आप कुछ इस तरह से समझिए। दरअसल पाकिस्तान की संसद में कुल 342 सदस्य हैं, जिनमें बहुमत के लिए 172 सदस्य होने चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार के पास अपने 155 सांसद हैं। इमरान खान को बाहर से अलग अलग 6 पार्टियों के 23 सांसदों का यहां पर समर्थन हासिल है, जिन्होंने अब बगावत कर दी। तो वहीं विपक्ष के पास कुल 164 सांसद है। इस तरह से इमरान खान बहुमत से 17 दूर नजर आ गए हैं, जबकि विपक्ष का दावा है कि उसके पास 200 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मौजूद है। यानी कि इमरान खान की सरकार यहां पर सीधे तौर पर जाते हुए दिखाई दे रही है। इमरान खान की सरकार पर आज फाइनल फैसला हो सकता है। कुर्सी जाने को लेकर इमरान खान इतने खौफ में हैं कि इमरान ने आज की रैली में भीड़ जुटाने के लिए समर्थकों से अपील की है और इसे लेकर इमरान खान ने ऑडियो संदेश भी कुछ इस तरह से जारी किया। आज जो जलसा हो रहा है हमारा, ये पाकिस्तान की जंग है, ये तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। और मैं आपको सबको, जो भी निकल रहे हैं और जिन्होंने भी हमारे जलसे पे पहुंचना है, सबको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि जल्दी निकलें, क्योंकि रश होगा, सड़कों पे ब्लॉकेजेस होंगी और मुझे खौफ है कि आप जलसे पे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। तो जिधर जिधर जिसने भी प्लान किया हुआ है, जिस टाइम पे भी आपने निकला है, उससे पहले निकले, क्योंकि इंशाअल्लाह आज हम पाकिस्तान की तारीख बनाने निकले। और इमरान खान ने रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अपील अपने इस ऑडियो संदेश के जरिए यहां पर की है। हम इस वक्त मौजूद है परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में, जहां आज वजीर आजम इमरान खान बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। पीटीआई का यह दावा है कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज के इस जलसे में क्या ऐलान करते हैं। बताया यह जा रहा है कि इमरान खान कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, मगर अब देखना यह है कि कल वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है नेशनल असेंबली में, और वहाँ पर उनके खिलाफ क्या होता है। अपोजिशन ने इस बार तगड़ा वार किया है इमरान खान पर। उनको सरवाइव करने के लिए अब बहुत कुछ कुर्बानी भी देना पड़ सकती है। बताया यह जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री पंजाब की कुर्बानी वजीर आजम इमरान खान देने को तैयार हो गए हैं, मगर इसकी हतमी जो फाइनल डिसीजन है वो वजीर आजम इमरान खान आज ऐन मुमकिन है कि जो जलसागाह है यहाँ से करें। ये जलसागाह मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, अगर यहाँ से रास्ता शुरू हो रहा है और सिक्योरिटी काफ़ी हाई अलर्ट कर दी गई है। किसी भी गैर
मुतलका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और आज मीडिया पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ नेशनल मीडिया इसकी कवरेज कर सकेगा और जो कैमराज हैं प्राइवेट मीडिया के, उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो साल 2018 में सत्ता संभालने के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इमरान खान की कुर्सी का जाना लगभग तय हो गया है। पाकिस्तान का संयुक्त विपक्ष सड़क पर मौजूद है। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर तरह की चालें चली जा रही हैं। बगावती तेवर अपना चुका है पूरा विपक्ष। तो अविश्वास प्रस्ताव की तलवार इमरान खान के सिर पर लगातार लटक रही है। और इस बीच इमरान खान भी इस्लामाबाद में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज करने वाले हैं। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से राजनीति का ये खेल शुरू है। कौन किसे मात देगा, इसका पता अगले कुछ घंटों में मालूम भी चल जाएगा। जब तक ये पीटीआई में पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। पाकिस्तानी जनता है परेशान। इमरान कितने दिनों के मेहमान। तो वह आ गया है कि हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। सड़क पर विपक्ष है हलकान। क्या जाने वाले हैं इमरान? पाकिस्तान की सत्ता के स्टेडियम में हुकूमत वर्सेस विपक्ष के बीच सियासी खेल के आखिरी ओवर शुरू हो चुके हैं। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, जिसमें विपक्षी टीम इमरान सरकार पर लानत के बाउंसर फेंक कर मैच में लीड बना रही है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी अपनी कप्तानी बचाने में लगे हुए हैं। आपको ये पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं और अगला इलेक्शन भी जो है वो आपके हाथ से चला गया है। तो अब आप ये जो आवाज़ें दे रहे हैं, ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज़ नाउ ओवर। आए मुकाबला करें। पूरी जिंदगी आप खिलाड़ी रहे हो, अपने आखिरी इनिंग्स में इतने खुले तरीके से बॉल टैंपरिंग ना करें। 3 चूहे शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहे। ये एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह इमरान इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दे, इनको एनआरओ दे दे। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। पाकिस्तान में पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से राजनीति का खेल शुरू है। दांव पर इमरान खान की वजीर आजम की कुर्सी है। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की तैयारी पूरी है। दरअसल इमरान की पार्टी पीटीआई के पास पार्लियामेंट में बहुमत नहीं है। उनकी ही पार्टी के 24 सांसदों ने इमरान के खिलाफ बगावत कर दी है। ऐसे में इमरान का जाना पक्का माना जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के पास अब सरकार में बने रहने के लिए जरूरी संख्या बल भी नहीं बचा है। ऐसे में पाकिस्तानी संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत होने वाली है, जिसे इमरान टालने की कोशिश में लगे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के कामयाबी की सूरत में इमरान खान को घर जाना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए विपक्ष को 172 सांसदों का समर्थन जरूरी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सीट है, जिसमें इमरान खान की पार्टी यानी पीटीआई के पास कुल 145 सांसद हैं। तो विपक्ष दावा कर रहा है कि उसके खेमे में 162 सांसद हैं, यानी बहुमत से अब भी 10 कम। ऐसे में 3 या 4 अप्रैल को पाकिस्तान की संसद में इमरान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी हुई जमीर खरीदने के लिए। तो अब पाकिस्तान में आगे क्या होगा? इमरान खान के हटने के बाद इनकी ही पार्टी पीटीआई से ही कोई और उनका पद ले ले और वजीर आजम यानी पीएम बन जाए, फिर सरकार के 5 साल पूरे करे। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि खुद पीटीआई ने कह दिया है कि इमरान नहीं तो कोई नहीं।
पाकिस्तान का संयुक्त विपक्ष अपना उम्मीदवार ले आए और वो बचे हुए 1.5 साल पूरा करे। ऐसे में विपक्ष की तरफ से नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन सारा विपक्ष उनके नाम पर सहमत हो जाए ये भी संभव नहीं है। संसद को भंग कर नए चुनाव कराए जाएं। ऐसे में अंतरिम सरकार बनेगी जो सीधे चुनाव की तरफ रुख करेगी। चौथी संभावना ये भी संभव है कि विपक्षी पार्टियां नंबर ही पूरे ना कर सकें और इमरान खान के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नाकाम हो जाए। चौथी संभावना के पूरी होने पर इमरान खान का रवैया उनकी खिलाफत करने वालों पर और ज्यादा सख्त हो जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई और तेज हो जाएगी। नवाज शरीफ वो जनरल जनानी के छतों पे सरिया लगाते लगाते वजीर आला और वजीर वो बन गया। शहबाज शरीफ टोकरे का फल लेके जाता था रिश्वत देने के लिए, वो ऊपर आ गए। इन्होंने मेहनत कौन सी की है? इनको तो बाहर से उठा के सिलेक्ट करके इनको बना दिया। जरदारी ने एक जाली पर्चा दिखा के वो बन गया। इन्होंने मेहनत कब की है? और फजलुर रहमान 30 साल से दीन को बेच रहा है, इन्होंने क्या मेहनत की है? सत्ता की पिच पर भले ही इमरान खान इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हों, लेकिन अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान रविवार 27 मार्च को एक रैली करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी जनता को बड़ी संख्या में शरीक होने की अपील की है। इमरान खान संसद की परीक्षा से पहले सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं। 3 या 4 अप्रैल को पाकिस्तानी संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए वोटिंग होगी, तो उससे पहले 27 मार्च को इस्लामाबाद की सड़कों पर इमरान खान शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। इमरान खान ने 27 मार्च को 10 लाख लोगों की रैली करने का ऐलान किया है। इसके जवाब में विपक्ष ने 28 मार्च को 20 लाख लोगों को सड़क पर इकट्ठा करने की घोषणा की है। लोगों को असल में इस टाइप की सियासत की शक्ल देखनी चाहिए कि ये कितना बड़ा इस मुल्क को, अगर हम पीछे रह गए हैं तो इस टाइप की पॉलिटिक्स की वजह से पीछे रह गए कि लोगों को खरीदना, पॉलिटिक्स में आना, पैसा खर्च करके पॉलिटिक्स में आके मुल्क को लूटना, पैसा बनाना, पैसा बाहर भेज देना। इस शक्ति प्रदर्शन की एक बड़ी वजह है साम दाम दंड भेद के बावजूद इमरान खान अभी तक बागी सांसदों को अपनी टीम में वापसी नहीं करवा पाए हैं। अब उनका मकसद बागी सांसदों को अयोग्य ठहराकर उन्हें वोटिंग से रोकना होगा। जुओं को शिकस्त इसलिए हम देंगे हालांकि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। संकट की घड़ी में न केवल सहयोगी दल समस्या बने हुए हैं, बल्कि खुद उनके मंत्री भी अब संकट की इस घड़ी में उनका साथ नहीं दे रहे। पाकिस्तानी मीडिया में खबर है कि उनकी पार्टी पीटीआई से जुड़े 50 मंत्री अब राजनीतिक मोर्चे से लापता हो गए हैं। ये सभी मंत्री इमरान खान की कैबिनेट और पीटीआई की प्रांतीय सरकारों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार की हालत खराब है। हालात तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि उनकी ही पार्टी के सांसद शहरयार खान अफरीदी ने बागी सांसदों को सुसाइड बॉम्बिंग की धमकी दे दी है। खुदकशी हराम नवे मां बजान पर बारूद तड़ा रहे और द पार्लियामेंट के देता मुनाफिकीन में टोल लड़ाओ करी है जे बिल्कुल दे तो बुनियाद खत्म सी जे चौक दे मोहम्मद सौदा के। पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष को इमरान की फॉल्ट लाइन का पता लग गया है। ऐसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन का नतीजा कुछ भी निकले, पाकिस्तानी राजनीति में क्राइसिस जारी रहने वाला है, क्योंकि इमरान सरकार वर्सेस विपक्ष के बीच जारी मैच अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है।
जिसमें दोनों ही टीमें पूरा दमखम लगा रही हैं। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। विपक्ष ने मिलकर इमरान की ऐसी फील्डिंग लगाई है कि इमरान खान को अब जीतने के लिए सिक्सर ही लगाना होगा। अब इंतजार है तो अप्रैल के शुरुआती सप्ताह का, जब पता चलेगा कि इमरान खान कुर्सी बचा पाएंगे या फिर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। जब तक ये पीटीआई में अपील है, ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और अब बात इमरान खान सरकार पर आखिर मुसीबत क्यों आई उसकी करते हैं। ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। इमरान सरकार आज जिस मुसीबत का सामना कर रही है उसकी असल वजह क्या है? दरअसल इमरान खान ने सेना से तकरार कर ली है और देश की अर्थव्यवस्था भी लगातार डूब रही है। नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ रहा है और इतना ही नहीं, बढ़ती महंगाई से जनता पूरी तरह त्रस्त है। तो वहीं सहयोगी दलों ने लगातार असंतोष दिखाया है और सहयोगी दलों के बीच ये असंतोष बढ़ता जा रहा है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस कुछ ही देर में मन की बात यहां पर करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 87वां एपिसोड है और प्रधानमंत्री मोदी लोगों से अपने विचार बस कुछ ही देर में साझा करते हुए नजर आएंगे। साल 2014 में जब सत्ता पर काबिज हुए थे, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए संवाद की ये नई शुरुआत की थी, जिसकी कड़ी लगातार आज आगे बढ़ती रही है। बस थोड़ी ही देर में मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बीते सप्ताह हमने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने हम सबको गर्व से भर दिया। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं, जब संकल्पों के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास होता है, तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। और आप देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन में भी तो ऐसा ही होता है। जब किसी के संकल्प, उसके प्रयास, उसके सपनों से भी बड़े हो जाते हैं, तो सफलता उसके पास खुद चल करके आती है। साथियों, देश के कोने कोने से नए नए प्रोडक्ट जब विदेश जा रहे हैं, असम के हैलाकांडी के लेदर प्रोडक्ट हो या उस्मानाबाद के हैंडलूम प्रोडक्ट, बीजापुर की फल सब्जियां हो और चंदौली का ब्लैक राइस, सबका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अब आपको लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध एप्रिकॉट दुबई में भी मिलेगी और सऊदी अरब में
तमिलनाडु से भेजे गए केले मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि नए नए प्रोडक्ट्स नए नए देशों को भेजे जा रहे हैं। जैसे हिमाचल उत्तराखंड में पैदा हुए मिलेट्स मोटे अनाज की पहली खेप डेनमार्क को निर्यात की गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तूर जिले के बंगनपल्ली और सुवर्णरेखा आम दक्षिण कोरिया को निर्यात किए गए। त्रिपुरा से ताजा कटहल हवाई रास्ते से लंदन निर्यात किए गए। और तो और पहली बार नागालैंड की राजा मिर्च को लंदन भेजा गया। इसी तरह भालिया गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई। यानी अब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नजर आएंगे। साथियों, यह लिस्ट बहुत लंबी है और जितनी लंबी ये लिस्ट है उतनी ही बड़ी मेक इन इंडिया की ताकत है, उतना ही विराट भारत का सामर्थ्य है। और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। इनकी मेहनत से ही $400 बिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य प्राप्त हो सका है। और मुझे खुशी है कि भारत के लोगों का इस सामर्थ्य अब दुनिया के कोने कोने में नए बाजारों में पहुंच रहा है। जब एक एक भारतवासी लोकल के लिए वोकल होता है, तब लोकल को ग्लोबल होते देर नहीं लगती है। आइए लोकल को ग्लोबल बनाएं और हमारे उत्पादों की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएं। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी हैं। देश के कोने कोने से करीब करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थी, लेकिन अब देश बदल रहा है, पुरानी व्यवस्थाएं भी बदल रही है। अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जेम पोर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है। यही तो नया भारत है। ये न केवल बड़े सपने देखता है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है। इसी साहस के दम पर हम सभी भारतीय मिलकर आत्मनिर्भर भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में हुए पद्म सम्मान समारोह में आपने बाबा शिवानंद जी को जरूर देखा होगा। 126 साल के बुजुर्ग की फुर्ती देखकर मेरी तरह हर कोई हैरान हो गया होगा। और मैंने देखा, पलक झपकते ही वो नंदी मुद्रा में प्रणाम करने लगे। मैंने भी बाबा शिवानंद जी को झुककर बार बार प्रणाम किया। 126 वर्ष की आयु और बाबा शिवानंद की फिटनेस दोनों आज देश में चर्चा का विषय है। मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा कि बाबा शिवानंद अपनी उम्र से 4 गुना कम आयु से भी ज्यादा फिट है। वाकई बाबा शिवानंद का जीवन
हम सभी को प्रेरित करने वाला है। मैं उनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूं। उनमें योग के प्रति एक पैशन है और वे बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। जीवेम शरदः शतम। हमारी संस्कृति में सबको 100 वर्ष के स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी जाती हैं। हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे। आज पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतीय चिंतन, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, इसके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ताह कतर में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 114 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसी तरह से आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आयुष आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। साथियों, हेल्थ सेक्टर के दूसरे स्टार्टअप्स पर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन इस बार आयुष स्टार्टअप्स पर आपसे विशेष तौर पर बात करूंगा। एक स्टार्टअप है कपिवा। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। इसमें क का मतलब है कफ, पी का मतलब है पित्त और वा का मतलब है वात। यह स्टार्टअप हमारी परंपराओं के मुताबिक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पर आधारित है। एक और स्टार्टअप निरोग स्ट्रीट भी है। आयुर्वेद हेल्थ केयर इकोसिस्टम में एक अनूठा कंसेप्ट है। इसका टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म दुनिया भर के आयुर्वेदा डॉक्टर्स को सीधे लोगों से जोड़ता है। 50,000 से अधिक प्रैक्टिशनर्स इससे जुड़े हुए हैं। इसी तरह आत्रेय इनोवेशंस एक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो होलिस्टिक वेलनेस के क्षेत्र में काम कर रहा है। इक्सोरियल ने न केवल अश्वगंधा के उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाई है, बल्कि टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी बड़ी मात्रा में निवेश किया है। क्योरवेदा ने जड़ी बूटियों के आधुनिक शोध और पारंपरिक ज्ञान के संगम से होलिस्टिक लाइफ के लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स का निर्माण किया है। साथियों, अभी तो मैंने कुछ ही नाम गिनाए हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये भारत के युवा उद्यमियों और भारत में बन रही नई संभावनाओं का प्रतीक है। मेरा हेल्थ सेक्टर के स्टार्टअप्स और विशेषकर आयुष स्टार्टअप से एक आग्रह भी है। आप ऑनलाइन जो भी पोर्टल बनाते हैं, जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में भी बनाने का प्रयास करें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां अंग्रेजी न इतनी बोली जाती है और ना ही इतनी समझी जाती है। ऐसे देशों को भी ध्यान में रखकर अपनी जानकारी का प्रचार प्रसार करें। मुझे विश्वास है भारत के आयुष स्टार्टअप्स बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ जल्द ही दुनिया भर में छा जाएंगे। साथियों, स्वास्थ्य का सीधा संबंध स्वच्छता से भी जुड़ा है। मन की बात में हम हमेशा स्वच्छता के आग्रहियों के प्रयासों को जरूर बताते हैं। ऐसे ही एक स्वच्छाग्रही हैं चंद्रकिशोर पाटिल जी। ये महाराष्ट्र में नासिक में रहते हैं। चंद्रकिशोर जी का स्वच्छता को लेकर संकल्प बहुत गहरा है। वो गोदावरी नदी के पास खड़े रहते हैं और लोगों को लगातार
नदी में कूड़ा कचरा न फेंकने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें कोई ऐसा करता दिखता है तो तुरंत उसे मना करते हैं। इस काम में चंद्रकिशोर जी अपना काफी समय खर्च करते हैं। शाम तक उनके पास ऐसी चीजों का ढेर लग जाता है जो लोग नदी में फेंकने के लिए लाए होते हैं। चंद्रकिशोर जी का ये प्रयास जागरूकता भी बढ़ाता है और प्रेरणा भी देता है। इसी तरह एक और स्वच्छाग्रही हैं ओडिशा में पुरी के राहुल महाराणा। राहुल हर रविवार को सुबह सुबह पुरी में तीर्थ स्थलों के पास जाते हैं और वहां प्लास्टिक कचरा साफ करते हैं। वो अब तक सैकड़ों किलो प्लास्टिक कचरा और गंदगी साफ कर चुके हैं। पुरी के राहुल हो या नासिक के चंद्रकिशोर, ये हम सबको बहुत कुछ सिखाते हैं। नागरिक के तौर पर हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, चाहे स्वच्छता हो, पोषण हो या फिर टीकाकरण। इन सारे प्रयासों से भी स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आइए बात करते हैं केरला के मुपट्टम श्री नारायणन जी की। उन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है पॉट्स फॉर वाटर ऑफ लाइफ। आप जब इस प्रोजेक्ट के बारे में जानोगे तो सोचेंगे कि क्या कमाल का काम है। साथियों, मुपट्टम श्री नारायण जी गर्मी के दौरान पशु पक्षियों को पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए मिट्टी के बर्तन बांटने का अभियान चला रहे हैं। गर्मियों में वो पशु पक्षियों की इस परेशानी को देखकर खुद भी परेशान हो उठते थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न वह खुद ही मिट्टी के बर्तन बांटने शुरू कर दे, ताकि दूसरों के पास उन बर्तनों में सिर्फ पानी भरने का ही काम रहे। आप हैरान रह जाएंगे कि नारायण जी द्वारा बांटे गए बर्तनों का आंकड़ा 1 लाख को पार करने जा रहा है। अपने अभियान में 1 लाखवां बर्तन वो गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम में दान करेंगे। आज जब गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है तो नारायण जी का यह काम हम सबको जरूर प्रेरित करेगा और हम भी इस गर्मी में हमारे पशु पक्षी मित्रों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। साथियों, मैं मन की बात के श्रोताओं से भी आग्रह करूंगा कि हम अपने संकल्पों को फिर से दोहराएं। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। थोड़े से प्रयास से आप अपने घर में ऐसी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। रहीमदास जी सदियों पहले कुछ मकसद से ही कहकर गए हैं कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। और पानी बचाने के इस काम में मुझे बच्चों से बहुत उम्मीद है। स्वच्छता को जैसे हमारे बच्चों ने आंदोलन बनाया, वैसे ही वो वाटर वॉरियर बनकर पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। साथियों, हमारे देश में जल संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा सदियों से समाज के स्वभाव का हिस्सा रहा है। मुझे खुशी है कि देश में बहुत से लोगों ने वाटर कंजर्वेशन को लाइफ मिशन ही बना दिया है। जैसे चेन्नई के एक साथी हैं अरुण कृष्णमूर्ति जी। अरुण जी अपने इलाके में तालाबों और झीलों को साफ करने का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने 150 से ज्यादा तालाबों,
जिलों की साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाई और उसे सफलता के साथ पूरा किया। इसी तरह महाराष्ट्र के एक साथी रोहन काले हैं। रोहन पैसे से एक एचआर प्रोफेशनल है। वो महाराष्ट्र के सैकड़ों स्टेप वेल्स यानी सीढ़ी वाले पुराने कुओं के संरक्षण की मुहिम चला रहे हैं। इनमें से कई कुएं तो सैकड़ों साल पुराने होते हैं और हमारी विरासत का हिस्सा होते हैं। सिकंदराबाद में बंसीलाल पेट कुआं एक ऐसा ही स्टेप वेल है। बरसों की उपेक्षा के कारण ये स्टेप वेल मिट्टी और कचरे से ढंक गया था, लेकिन अब वहां इस स्टेप वेल को पुनर्जीवित करने का अभियान जन भागीदारी से शुरू हुआ है। साथियों, मैं तो उस राज्य से आता हूं जहां पानी की हमेशा बहुत कमी रही है। गुजरात में इन स्टेप वेल्स को वाव कहते हैं। गुजरात जैसे राज्य में वाव की बड़ी भूमिका रही है। इन कुओं या बावड़ियों के संरक्षण के लिए जल मंदिर योजना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पूरे गुजरात में अनेकों बावड़ियों को पुनर्जीवित किया गया। इससे इन इलाकों में वाटर लेवल को बढ़ाने में भी काफी मदद मिली। ऐसे ही अभियान आप भी स्थानीय स्तर पर चला सकते हैं। चेकडैम बनाने हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, इसमें इंडिविजुअल प्रयास भी अहम है और कलेक्टिव एफर्ट्स भी जरूरी है। जैसे आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जा सकते हैं। कुछ पुराने सरोवरों को सुधारा जा सकता है, कुछ नए सरोवर बनाए जा सकते हैं। मुझे विश्वास है आप इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास जरूर करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात उसकी एक खूबसूरती ये भी है कि मुझे आपके संदेश बहुत सी भाषाओं, बहुत सी बोलियों में मिलते हैं। कई लोग माईगॉव पर ऑडियो मैसेज भी भेजते हैं। भारत की संस्कृति, हमारी भाषाओं, हमारी बोलियां, हमारे रहन सहन, खान पान का विस्तार, ये सारी विविधताएं हमारी बहुत बड़ी ताकत है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत को यही विविधता एक करके रखती हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती हैं। इसमें भी हमारे ऐतिहासिक स्थलों और पौराणिक कथाओं दोनों का बहुत योगदान होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं अभी आपसे क्यों कर रहा हूं। इसकी वजह है माधवपुर मेला। माधवपुर मेला कहाँ लगता है, क्यों लगता है, कैसे ये भारत की विविधता से जुड़ा है, ये जानना मन की बात के श्रोताओं को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। साथियों, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में समंदर के पास माधवपुर गांव में लगता है, लेकिन इसका हिंदुस्तान के पूर्वी छोर से भी नाता जुड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो इसका भी उत्तर एक पौराणिक कथा से ही मिलता है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का विवाह नॉर्थ ईस्ट की राजकुमारी रुक्मणी से हुआ था। ये विवाह पोरबंदर के माधवपुर में संपन्न हुआ था और उसी विवाह के प्रतीक के रूप में आज भी वहां माधवपुर मेला लगता है। ईस्ट और वेस्ट का ये गहरा नाता हमारी धरोहर है। समय के साथ अब लोगों के प्रयास से माधवपुर मेले में नई नई चीजें भी जुड़ रही हैं। हमारे यहाँ कन्या पक्ष को घराती कहा जाता है और इस मेले में
अब नॉर्थ ईस्ट से बहुत से घराती भी आने लगे हैं। एक सप्ताह तक चलने वाले माधवपुर मेले में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के आर्टिस्ट पहुंचते हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कलाकार पहुंचते हैं और इस मेले की रौनक को 4 चांद लग जाते हैं। एक सप्ताह तक भारत के पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों का ये मेल, ये माधवपुर मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर मिसाल बना रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी इस मेले के बारे में पढ़ें और जानें। मेरे प्यारे देशवासियों, देश में आजादी का अमृत महोत्सव अब जन भागीदारी की नई मिसाल बन रहा है। कुछ दिन पहले 23 मार्च को शहीद दिवस पर देश के अलग अलग कोने में अनेक समारोह हुए। देश ने अपनी आजादी के नायक नायिकाओं को याद किया, श्रद्धापूर्वक याद किया। इसी दिन मुझे कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी के लोकार्पण का भी अवसर मिला। भारत के वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह अपने आप में बहुत ही अनूठी गैलरी है। यदि अवसर मिले तो आप इसे देखने जरूर जाइएगा। साथियों, अप्रैल के महीने में हम 2 महान विभूतियों की जयंती भी मनाएंगे। इन दोनों ने ही भारतीय समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। ये महान विभूतियां हैं महात्मा फुले और बाबा साहब आम्बेडकर। महात्मा फुले की जयंती 11 अप्रैल को है और बाबा साहब की जयंती हम 14 अप्रैल को मनाएंगे। इन दोनों ही महापुरुषों ने भेदभाव और असमानता के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। महात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले, हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए भी बड़े अभियान चलाए। साथियों, महात्मा फुले की इस चर्चा में सावित्रीबाई फुले जी का भी उल्लेख उतना ही जरूरी है। सावित्रीबाई फुले ने कई सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। एक शिक्षिका और एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने समाज को जागरूक भी किया और उसका हौसला भी बढ़ाया। दोनों ने साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जन जन के सशक्तिकरण के प्रयास किए। हमें बाबा साहब आम्बेडकर के कार्यों में भी महात्मा फुले के प्रभाव साफ दिखाई देते हैं। वो कहते भी थे कि किसी भी समाज के विकास का आकलन उस समाज में महिलाओं की स्थिति को देखकर किया जा सकता है। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मैं सभी माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियों का स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव भी शुरू किया गया है। जिन बेटियों की पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, उन्हें दोबारा स्कूल लाने पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थ के लिए कार्य करने का भी अवसर मिला है। उनका जन्मस्थान महू हो, मुंबई में चैत्य भूमि हो, लंदन का उनका घर हो, नागपुर की दीक्षा भूमि हो या दिल्ली में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण स्थल, मुझे सभी जगहों पर, सभी तीर्थों पर जाने का सौभाग्य मिला है। मैं मन की बात के श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि वे महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़ी जगहों के दर्शन करने जरूर जाएं। आपको वहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। अगले महीने बहुत से पर्व त्योहार आ रहे हैं। कुछ ही दिन बाद ही नवरात्र है। नवरात्र में हम व्रत, उपवास, शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। यानी हमारी परंपराएं
हमें उल्लास भी सिखाती हैं और संयम भी। संयम और तप भी हमारे लिए पर्व ही है। इसलिए नवरात्र हमेशा से हम सभी के लिए बहुत विशेष रही है। नवरात्र के पहले ही दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी है। अप्रैल में ही ईस्टर भी आता है और रमजान के पवित्र दिन भी शुरू हो रहे हैं। हम सबको साथ लेकर अपने पर्व मनाएं, भारत की विविधता को सशक्त करें, सबकी यही कामना है। इस बार मन की बात में इतना ही। अगले महीने आपसे नए विषयों के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।